Hello dear, good evening everyone. वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब। आप लोग के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं दिसंबर 2019 का, जो यहाँ पर अ, अच्छे से आप लोग के एक्सपीरियंस के साथ हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइज, यहाँ पर 70 तक हो गया है हमारा और 18 स्टार्ट करने जा रहा है। ओके, देखेंगे आप लोग भी क्वेश्चन का सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए या बच्चों को दंड करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर बच्चों को अनदेखा भी नहीं करना है, दंड भी नहीं देना है, बार बार याद करने के लिए भी नहीं करना है। ओके, उसको सुधार करना है, समझ में आए तक उसका भी कंसेप्ट तैयार हो और अपने दैनिक जीवन में वो यूज कर पाए। ओके, इस तरह से हमको शिक्षा देना है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ओके गाइज, हमको प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। और उदाहरण अच्छे से अच्छे उदाहरण देंगे और बच्चों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके उसको चुनौती देना है कि हम कर सकते हैं और करके सीख सकते हैं। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 4। पढ़ेंगे हम 19 नंबर, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल जब भी केवल है उसको नेगेटिव मानेंगे, केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर होना चाहिए? नहीं, सभी से निर्भर होता है। तो छात्र केंद्रित पाठ्य पुस्तक और सभी पर मतलब यहाँ पर निर्भर होता है, जैसे कि खेलकूद, योगा, इस तरह से सभी पर यहाँ पर निर्भर होता है। छात्र केंद्रित बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए। यस, यहाँ पर बच्चों को जो अनुभव है उस पर हमको प्रमुखता देना चाहिए, ना कि यंत्र याद करने पर। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ये सभी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों का जो अनुभव है उसी को प्रमुखता देना है, उसी को बढ़ावा देना है। ओके, हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे 20 की तरफ। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? तो एक दूसरे से अलग अलग है या स्वतंत्र है या पूर्णतः अलग है या फिर सन्निहित है या संबंधित नहीं है? तो एक दूसरे से अंतर रिलेटेड है, एक दूसरे से सन्निहित है। संवेग है और हमारा संज्ञान है, हमारा चिंतन जो है और मानसिक चिंतन है, और जो हमारा क्षमता है और जो चिंतन है उससे हमारा दोनों का रिलेटेड एक है। क्योंकि जब भी हम कुछ का चिंतन करेंगे तो माइंड से करेंगे, हम अपना संज्ञान द्वारा हम अपना संवेग पर हम चिंतन करके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से सन्निहित है। ओके गाइज, हम बढ़ेंगे 21 की तरफ। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है या अधिगम यंत्रवाद? यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर भी यंत्र याद करना है नहीं। यहाँ पर जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। यहाँ पर नेगेटिव दिया होता तो ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पूछता है तो हमको नेगेटिव में आंसर देना है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं पूछ रहा है तो हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। ओके, अधिगम आवृत्ति संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया करता है? क्या करता है गाइस? अधिगम जो है सक्रिय विनियोजन के द्वारा जो हमारा जो सीखना है, जो हम कैसे सीखेंगे? आंतरिक प्रेरणा होकर कि हमको सीखना है, हमको करके सीखना है, हर हाल में सीखना है। हम सक्रिय होंगे, एक्टिविटी करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो हम अधिक से अधिक सीखेंगे। उसके द्वारा ज्ञान का संरचना की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। ओके गाइस, हमारे क्वेश्चन के आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ेंगे 22 की तरफ। विद्यार्थियों को स्पष्टता उदाहरण व गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होता है? तो अवधारणात्मक परिणामों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है या फिर यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है या फिर यह अवधारणाओं की समझ को अभाव पैदा करता है या फिर यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है? गाइस, यहाँ पर देखेंगे कि विद्यार्थियों को जब हम उदाहरण देंगे अच्छा या बुरा, मतलब बुरा नहीं, मतलब उससे रिलेटेड या फिर उससे
उसी से रिलेटेड हम अलग अलग उदाहरण देंगे। उसको हम कैसे क्या कहेंगे, तो अवधारणात्मक परिणामों को प्रोत्साहित करना होता है और उनके लिए यह प्रभावशाली तरीका है। उदाहरण देंगे किसी के बारे में, मान लीजिए किसी बात में किसी को चिंता है, कोई बच्चा को यहाँ पर पढ़ने नहीं आ रहा है, उसको वो अपने ही काम में बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार का वो अपने से बहाना मार रहा है कि सर जी हमको ये काम आ गया, वो काम आ गया, हम स्कूल नहीं पहुँच पाए। तो उसको हम उदाहरण देंगे कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी ये बहुत ही कोई भी व्यक्ति जो बड़ा होता है वो बहुत ही परिश्रम और मेहनत से ही आगे बढ़ता है। इस तरह से हम उसको क्या करेंगे कि प्रोत्साहन देंगे और इसी तरह से प्रभावशाली बना कर उसको उदाहरण देके प्रोत्साहित करेंगे स्कूल आने के लिए। इसी तरह से हम उसको हल कर देंगे। गाइज यहाँ पर देखेंगे, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करना बहुत ही करके क्या प्रभाव पड़ता है। उस बच्चों को लगातार हम दंड और पुरस्कार देंगे तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चा उसी पर निर्भर रहेगा कि हमको कुछ मिलता तो हम करेंगे, बल्कि आत्म प्रेरित नहीं है, बाहर अभिप्रेरणा है। उसको अलग से ऊपर से उसको पुरस्कार दिया रहा है, चॉकलेट दिया जा रहा है या फिर कुछ भी दिया जा रहा है, लेकिन बाहर से दिया जाएगा। बच्चे को खुद से अंदर से मन नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, बाहरी अभिप्रेरणा प्रेरणात्मक बाहरी अभिप्रेरणा कम होता है या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ता है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होता है। खुद से उसको जिज्ञासा कम होता है, स्वाभाविक बात है कि जो जो बच्चों को हम ऊपर से हमेशा जब स्कूल तुम जाओ हम चॉकलेट देंगे, आज तुम स्कूल जाओ हम ये देंगे वो देंगे, इस तरह से बच्चों में अपने से जो क्षमता है उसका क्षमता कम हो जाएगा, उसका जिज्ञासा जो है वो सब कम हो जाएगा। ओके गाइज, इसलिए हमको ये नहीं करना है, उसको कभी कभार इस तरह से भी छोड़ देना है। जैसे जैसे समय होता है उस तरह से हम उसको देंगे। ओके गाइज, यहाँ पर देखेंगे बच्चे को सभी प्रकार का यहाँ पर प्यार दुलार और दंड देना भी आवश्यकता होता है। ओके, और सब स्कूल में तो थोड़ा भी नहीं, उसको हम जो कहेगा बच्चा उसी पर निर्भर रहना है और उसी तरह से हमको देना है शिक्षा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है? दंड, शारीरिक दंड अधिगम को बढ़ावा देगा? नहीं देगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण सहयोग देना, सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये भी देता है, निरंतर तुलना करना ये भी नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे हम 25 की तरफ। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकता है? जो एक शिक्षक एक क्लास करा रहा है, उसको अवधारणा या जटिल उसका समझ जो है उसका कम है, तो उसको सहज बना सकता है, मतलब आसान किस तरह से बना सकता है? उसे एक व्याख्या देकर के नहीं, प्रतियोगात्मक अवसर को व्यवस्था करके व्यवस्था करके या बार बार यांत्रिक अभ्यास द्वारा या अन्वेषण या परिचर्चा करके अवसर उपलब्ध करा करके। ओके गाइज, यहाँ पर देखेंगे कितना अच्छा से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पकड़ में आ गया। अन्वेषण भी करना है, मतलब खोज करते हुए परिचर्चा करना है, परिचर्चा करते हुए मतलब उस पर चर्चा करते हुए उसको कहेंगे कि खुद से करके अवसर देंगे उसको उपलब्ध करने के लिए। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर गाइज यही 25 हो जाएगा। और ओके गाइज, आप लोग को यहाँ पर क्लास पसंद आया हो और आप लोग ये मत समझिए कि हमको मदद मिल क्या है, और आप लोग के साथ साथ आपको फ्रेंड्स का भी मदद मिले। इस तरह से हम आप लोग को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से कंसेप्ट यहाँ पर हम बना रहे हैं आप लोग को। और यहाँ जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारा कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा तो हम थ्योरी को समझने में हमको दिक्कत नहीं होगा, और एग्जाम में हमारा जो क्वेश्चन बनेगा उसे हम आसानी से बना सकेंगे। ओके गाइज, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह से हम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके साथ साथ हम
आप लोग के लिए 3 क्लास लाएंगे, 3 के बाद फिर से प्रैक्टिस लेंगे। इस तरह से हम आप लोग के साथ बने रहेंगे एग्जाम तक। ओके गाइस, लेकिन दिसंबर में आप लोग का एग्जाम होना तय है। ये आप लोग ये इसी पर निर्भर होकर तैयार करें कि दिसंबर में होना ही है। ओके गाइस, और लगातार आप लोग कोशिश करें कि हमारी तैयारी जोर जबरदस्त हो। ओके गाइस, बाय, थैंक यू क्लास, बाय।